हेलो फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम स्थानीय स्वशासन के विषय में चर्चा करेंगे। स्थानीय स्वशासन जो कि हमारे संविधान में इसकी शुरुआत देखते हैं। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो कि 1882 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ही प्रारंभ किया गया है और इसे बनाने का क्या उद्देश्य है, इसका अध्ययन हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि ये स्थानीय स्वशासन किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। इसका स्थान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जारी किया गया है। यह इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में इसे वर्णित किया गया है। स्थानीय स्वशायत शासन के दो मूलभूत कारण है। इसका पहला कारण है यह शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है। यही स्थानीय है स्वशासन जो कि नागरिकों को अपना अधिकार दिलाने एवं जागरूक करने के लिए प्रेरित करती है। यह जमीनी स्तर तक सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और दूसरा देखते हैं कि इसका दूसरा क्या है। स्थानीय लोगों की भागीदारी सक्षम बनाती है, साथ ही लोगों को शासन की कला का एक ज्ञान इसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि पहला कारण क्या है। ये शासन को निचले स्तर तक पहुंचाना है। जो केंद्र में योजनाएं चल रही है उससे डायरेक्ट केंद्र सरकार गांवों तक नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए आर्टिकल में यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि किसी भी योजनाओं को यदि गांव में पहुंचाना हो, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पहुंचाना है, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे वहाँ की जनता को केंद्र के पास भागना ना पड़े। वहाँ जो भी सदस्य या मेंबर या प्रधान होते हैं उनके माध्यम से योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके। यह नियम स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत रखा गया है और इसके अंतर्गत हर एक नागरिक को अपने अधिकारों और अपने भागीदारों को अच्छे से उन्हें जानकारी मिल सके और उनमें शामिल होकर वो अपने कार्यों को कर सकें। तो इस प्रकार निचले स्तर तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाती है। दूसरा कारण क्या है कि भागीदारी को सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से ही शासन की कला का एक ज्ञान प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया है। जब स्थानीय स्वशासन बन रहा था उस समय हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत दो आर्टिकल बनाए गए हैं। पहला आर्टिकल बनाया गया है 73वां एवं दूसरा बनाया है 74वां। 73वां आर्टिकल जो बनाया है, संशोधन किया गया है, इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को बनाया गया है जिसमें ग्राम आ जाते हैं, ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत, ये सभी आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और 74वां संविधान संशोधन देखें
तो यहाँ पर आ जाती है नगर पालिका, नगर निगम, एक और आ जाती है नगर पंचायत। नगर पंचायत 73वें में 3 स्टेप आ जाते हैं, ग्राम है, जनपद है और जिला पंचायत। और वहीं हम 74वें संविधान संशोधन के बारे में देखें तो यहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर पंचायत ये सभी आ जाते हैं। तो इनका लागू कब किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से यह अधिनियम लागू किया गया। और वहीं 74वें संविधान संशोधन देखें, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हो गया है, यह अपना कार्य कर रही है। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। इन्हीं के माध्यम से ही 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इतना फैक्ट आप लोग अच्छे से रिवीजन करते हुए चलें, क्योंकि एमपी के कोई भी एग्ज़ाम यदि आप लोग दे रहे हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर वहाँ पर पूछा जाएगा। चलिए हम समझते हैं पंचायती राज के विषय में। आखिर पंचायती राज हमें क्यों आवश्यकता पड़ी बनाने के लिए? इसके बनाने के हमें किन कारण से बनाया और इससे क्या क्या लाभ हुआ है, इनका अध्ययन इस चर्चा करते हैं। तो पंचायती राज बनाने का उद्देश्य यह है कि जब बलवंत राय मेहता समिति बनी तब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 1952 में किया गया। इससे पहले पंचायती राज नहीं था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को देखें तो ऋग्वैदिक काल में कबीला जो हुआ करते हैं वे अपने सामुदायिक या संगठन के माध्यम से नियम कानूनों पर आधारित कार्य कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि इनका प्रचलन ऋग्वैदिक काल में ही था, लेकिन उसका कुछ अलग ही रूल एवं नियम कानून था। लेकिन हमारे संविधान के अंतर्गत, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत देखें तो 1952 से माना जाता है। इसके सिफारिश करने वाले पहले समिति माने गए हैं बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने कहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का होना आवश्यक है। इसी के माध्यम से ही केंद्र से लेकर के निचले स्तर तक देखें तो पंचायती राज व्यवस्था तक जो भी योजनाएं हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही हर एक नागरिकों को यह योजनाएं मिल सकती हैं। क्योंकि केंद्र सरकार चाहे तो चाहकर भी डायरेक्ट अपनी योजनाओं को नहीं दे सकती है, क्योंकि केंद्र से लेकर ग्राम तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे योजनाएं विफल हो जाती हैं। इस कारण से पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया कि जो भी नियम कानून हों वो धीरे धीरे अपने सिस्टम तक आते आते समस्त विभागों तक पहुंचते हुए इनका विकेंद्रीकरण किया जाए, जिससे उन सभी को इनका फ़ायदा मिल सके। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का यही उद्देश्य था, जिसमें आम जनता इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ नहीं पाई। इसी समस्या के निदान के लिए बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में 1952 में एक समिति की गठित की जाती है।
जब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ तो यह विकास कार्यक्रम केंद्र में था, लेकिन यह विकास राज्य की स्थानीय स्वशासन तक नहीं पहुंच पाई। इसी के निदान के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में इन्हीं की अध्यक्षता में गठित की गई पंचायती राज, और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सौंपा है कि 1958 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा है। और इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा है, पहला कंडीशन है कि इन्होंने कहा कि इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित त्रिस्तरीय पंचायती राज की वकालत की है। इन्होंने सिंपल प्रोसेस में कहा है कि योजनाओं का जब तक आप विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक विकास की धाराएं नहीं चल सकती हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत इसे 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए, जिसे हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कह सकते हैं। ये इनके विषय में सिफारिश की है, पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को 12 जनवरी 1958 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जब इन्होंने सिफारिश किया तो डायरेक्ट इनकी सिफारिश अप्लाई नहीं हो गई। इनकी रिपोर्टों को पहले रिसोर्सेस को अच्छे से जांच किया गया। इसके बाद जब जांच के दौरान सही निकला गया तब इन्होंने रिपोर्ट दिया कि 12 जनवरी 1958 को इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। और इनकी स्वीकृति के बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सर्वप्रथम औपचारिक शुभारंभ किया है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जब पंचायती राज का आरंभ बना तो सबसे प्रथम किस राज्य में लागू किया पंचायती राज व्यवस्था को? 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया है। अगले समिति आ जाते हैं अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने अपना सिफारिश दिया कि विकास की धाराओं को तीव्र और समस्त नागरिकों तक पहुंचानी है तो हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का फॉलो करना चाहिए। इसमें कहा गया कि ग्राम होना चाहिए, ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, ये 3 भागों होना चाहिए। और इसके बाद जब दूसरा समिति आता है अशोक मेहता समिति, अब इन्होंने क्या सिफारिश दिया, इनका गठन 1977 में किया गया। इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि 1978 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। पहला समिति ने तो 3 स्तरीय बनाने की घोषणा की, लेकिन जब दूसरे समिति आते हैं तब उन्होंने कहा कि इसे केवल 2 ही स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। पहला क्या कहा है कि निचले स्तर पर, जिसे हम मंडल पंचायत के नाम से जानते हैं, पहला मंडल पंचायत के नाम से जानते हैं, और दूसरा कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति ये कब गठित किया गया? 1977 में किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है? 1978 में सौंपी है। इसने अपना सुझाव दिया कि 2 स्तरीय होना चाहिए।
पहला क्या है कि इन्होंने कहा कि निचले स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए, और दूसरा कहा है कि जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। ये सिफारिशें जो कि देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं की जा सका, लेकिन राजनीतिक अव्यवस्था के कारण यह अशोक मेहता समिति केवल कानून बनकर ही रह गया, इसे अप्लाई नहीं किया गया। अगले समिति देखते हैं कि जीबी के राव समिति, इन्होंने 1985 में बना है जेबी की राव समिति। अगले समिति आते हैं एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति, इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में गठित समिति का गठन किया है। एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया, और इन्होंने क्या कहा, अपने उद्देश्य क्या बताया। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जितने समिति बन चुके हैं उनमें जांच की जानी चाहिए कि कौन कौन सी कमियां हैं, और उन कमियों को सुधार करके हमें विकास की धाराओं को आगे ले जाना चाहिए। ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने तथा पंचायती राज के नियमित चुनाव कराने पर बल दिया जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की जानी चाहिए। एलएम सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था की जांच होनी चाहिए, पहला कारण। दूसरा है कि ग्राम पंचायत को फिर से पुनर्जीवित करनी चाहिए। पंचायती राज के नियमित चुनाव कराने पर बल देना चाहिए। इन्होंने कहा कि पहला कारण तो उसे जांच करनी चाहिए कि ये पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से अपना वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा कारण क्या है कि पंचायत जो भी कार्य कर रहे हैं लेकिन कुछ कारणवश वो फेल हो जाते हैं, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करनी चाहिए। और तीसरा कारण क्या है कि नियमित चुनाव होने चाहिए, और पंचायत होने के बाद इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करनी चाहिए। ये 3-4 पॉइंट एलएम सिंघवी समिति के थे, तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। अगले समिति आ जाते हैं पीबी के थुंगन समिति, 1988 में है। 73वें संविधान संशोधन। अब देखते हैं कि इस 73वें संविधान के अंतर्गत क्या क्या संशोधन हुआ है पंचायती राज के अंतर्गत। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संशोधन किया गया। इसमें भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, आर्टिकल में देखें तो 243 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर बताना है कि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है, यह आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय वस्तु शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि पंचायती राज में जो भी कार्य या वर्क सिस्टम है उनमें 29 इनके सब्जेक्ट बताए गए हैं कि 29 सब्जेक्ट पर ही विषय पर ही पंचायत काम कर सकती है। ये लागू कब किया गया है? 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया है। इनके प्रावधान देख लेते हैं। इनके प्रमुख प्रावधान हैं
कि पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य माना जाता है। हमारे मध्य प्रदेश जो ऐसा राज्य है जिन्होंने पंचायती राज अधिनियम को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य माना जाता है। अनुच्छेद 243 में इनकी परिभाषा दिया गया है। ग्राम पंचायत की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत कहा गया है कि ग्राम सभा क्या होता है कि गांव में पंजीकृत लोगों की संख्या से मिलकर ग्राम सभा बनेगी। गांव में जितने भी नागरिक हैं उनको ऐसा नहीं माना जाता है कि गांव में जितने लोग हैं सभी को ग्राम सभा में शामिल होना अधिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए गांव में पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। उन्हीं के माध्यम से उस ग्राम पंचायत के नागरिक कहलाने के योग्य बनेंगे और वहाँ पर चाहे वो चुनाव हो या फिर अपना अधिकार हो, उन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। उनमें हर एक योजनाओं से लेकर के अपने वर्क सिस्टम को करने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर 243 ए में कहा गया है कि ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए गांव में पंजीकृत लोगों की संख्या से मिलकर ग्राम सभा बनेगी। अगला है अनुच्छेद 243 बी में कहा गया है कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। पंचायतों का गठन 243 बी, ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसे आप लोग एक भी आर्टिकल को मिस नहीं करनी है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे और ये आर्टिकल आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यदि प्रश्न आप लोगों का बनता है तो मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। 243 बी में पंचायतों का गठन, तो पंचायतों का गठन कैसे होता है इनके बारे में हम समझते हैं। पहला कंडीशन है कि पंचायतों का गठन 3 स्तरीय होनी चाहिए। ये तो बलवंत राय मेहता समिति ने ही डिसाइड किया है कि पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय होनी चाहिए। पहला कंडीशन कि ये 3 स्तर होना चाहिए। दूसरा है सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत जहाँ के प्रधान सरपंच माने जाते हैं। मध्यवर्ती स्थल पर जनपद पंचायत या तालुका पंचायत के नाम से जानते हैं। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की संख्या अधिकतम मानी गई है 1000 हो गए मानी गई। और वहीं जनपद पंचायत की चर्चा करें तो यहाँ पर 5000 से अधिक या फिर इतना होनी ही चाहिए यहाँ पर जनसंख्या, तब तो माना जाता है कि जनपद पंचायत। और वहीं जिला स्तर सबसे उच्च स्तर पर माना जाता है जिला स्तर, यहाँ पर 50,000 या इससे भी अधिक होनी चाहिए, तब हम जिला स्तर मानते हैं। तो ये गठन की प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन 3 स्तरीय होनी चाहिए। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। मध्यवर्ती स्तर पर जिसे हम जनपद पंचायत या तालुका पंचायत कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों को घुमाने वाली है कि यदि आयोग के द्वारा पूछा जाता है कि मध्यवर्ती स्थल को हम किस नाम से जाना जाता है, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत या
जिला पंचायत या ग्राम पंचायत। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जनपद पंचायत को ही तालुका पंचायत कहते हैं और इसी पंचायत को हम मध्यवर्ती पंचायत के नाम से जानते हैं। सबसे उच्च स्तर पर जिला स्तर, इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ऊपर जिला ही है। अगला अनुच्छेद रहता है 243 में। 243 में कहा गया है कि पंचायतों की संरचना नियम बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास ही है। पहला है कि सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल, इसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग गांव से हैं तो आप लोग सरपंच के चुनाव में ज़रूर भाग लेते होंगे, आपने वहां पर अपना मत ज़रूर दिया होगा। अप्रत्यक्ष इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल ही करेगा। मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। मध्यवर्ती स्तर जिसे हम जनपद पंचायत या तालुका पंचायत के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आप लोग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ यह है कि आप लोग जिसे चुनाव में जिताते हैं उसे प्रत्यक्ष माना जाता है। जिस मेंबर को आप लोग मत देते हैं उसे हम प्रत्यक्ष माना जाता है। अप्रत्यक्ष देखें तो अप्रत्यक्ष उसे कहते हैं जिसे आप लोगों ने तो जिताया नहीं है या फिर अपना मत नहीं दिया है, लेकिन आपके द्वारा मत से जीता हुआ सदस्य के ये समूह मिलकर अपना मुखिया चुनते हैं, उसी को हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। मान लीजिए आप लोगों ने अपना मत दिया, उस समुदाय के अंतर्गत जितने भी सदस्यों ने उस जीत हासिल की है और उस जीत को लीड करने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है, तब उन समूहों के द्वारा उन मेंबरों ने अपना नेता चुनते हैं। उसमें से एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं, एक को अध्यक्ष बनाते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों के चुने हुए सदस्य अपना नेता चुनते हैं या फिर प्रधान चुनते हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष मानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसे डायरेक्ट नहीं चुना है, उसे ही हम अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 243 डी में कहा गया है कि पंचायतों को आरक्षण, इसमें आरक्षण दिया गया है चक्री क्रम में। SC/ST महिलाओं को आरक्षण जो कि चक्री क्रम में प्रदान किया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आरक्षण का प्रावधान 2030 तक है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए अनिश्चित काल तक यह आरक्षण जारी रहेगी। अगला अनुच्छेद आ जाता है 243 में पंचायतों की अवधि। पंचायत जो किया 5 वर्ष के लिए यानी 5 साल के लिए बनाया जाता है। यदि भंग होती हैं तो फिर दोबारा चुनाव होकर फिर से बनाई जाती हैं, लेकिन इनका अधिकतम कार्यकाल माना जाता है 5 वर्ष ही है। अनुच्छेद 243F में सदस्यों के लिए योग्यता, यदि आप लोगों को सरपंच बनना है तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण करनी आवश्यक है, अन्यथा इनके पहले आप लोग सरपंच नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर योग्यता रखी गई है। अनुच्छेद 243G में प्राधिकार शक्तियाँ और उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना तथा 11वीं अनुसूची में 29 विषय वर्णित किए गए हैं। 243G में है कि प्राधिकार
शक्तियाँ उत्तरदायी बताया गया है। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यदि आप लोग कोई भी नियम कानून बना रहे हैं तो वह अनुसूची 11वीं में दिया गया है और इनके 29 विषय बताए गए हैं। अनुच्छेद 243 इसमें कहा गया है कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति है। यदि पंचायत कर लगाता है तो नहीं, यह अधिकार है कि वो आर्टिकल 243 के तहत कर लगा सकते हैं। 243 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 के में निर्वाचनों पंचायतों का निर्वाचन कहा गया। 243 के में पंचायतों का निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन है। इसमें कहा गया है पंचायत को सुरक्षित रखा गया है कि 243 के अंतर्गत इसमें यदि निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला आता है तो न्यायालय इसमें कोई भी हस्तक्षेप यानी अपना अधिकार इसमें नहीं जमा सकते हैं। इसमें निर्वाचन आयोग को स्वतंत्रता प्रदान है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं अपना फीडबैक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।